एक बार फिर से आप सभी का टेक्नोराइज में स्वागत है। दोस्तों, आज हम समर प्रिकॉशन का पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। दोस्तों, लास्ट हमने जो पार्ट 1 देखा था उसके अंदर हमने देखा था कि बकलिंग क्या-क्या कारणों की वजह से हो सकती है, व्हाट आर द रीजंस, किस वजह से बकलिंग होती है, क्या रीजंस हो सकते हैं और उसके लिए क्या प्रिवेंशन करना, वो आज हम अभी इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं। इसके लिए नेसेसरी प्रिकॉशंस में एक चीज़ हमने ध्यान रखना है कि समर का सीज़न अगर है, तो हमारे पास हमेशा गैस कटिंग इक्विपमेंट्स अवेलेबल होने चाहिए। बकलिंग वैसे होनी तो नहीं चाहिए, बट सपोज इन केस कहीं पे हमको सन किंग या बकलिंग नजर आती है, तो हमारे पास गैस कटिंग इक्विपमेंट रेडीली अवेलेबल होना चाहिए। अब ये गैस कटिंग इक्विपमेंट क्यों चाहिए, इसके बारे में जरा हम लोग देख लेते हैं कि नॉर्मली तो हमारी रेल के बारे में कहा जाता है कि रेल को जो है फ्लेम कट नहीं करना है, लेकिन जब भी बकलिंग होती है तो उस केस में हमें फ्लेम कट करना पड़ता है। तो रीजन हम लोग जरा देख लेते हैं कि आपको पता है कि बकलिंग कब होती है। हमने लास्ट वीडियो में भी देखा, बकलिंग होने के लिए रीजन क्या होता है कि रेल जो है हमारी, उसके अंदर हाई कंप्रेसिव फोर्सेस इंड्यूस होते हैं। तो सपोज ये हमारी एक रेल है आपके सामने, सपोज ये हमारी आपके सामने एक रेल है, सपोज ये मेरी रेल एक है। अब ये जो रेल है इसको मुझे गैस कट करना है, सॉरी डिस्क कट करूंगा। अगर पहले मैं देखते हैं कि डिस्क कट करने में प्रॉब्लम क्या होती है। जब इसको हम लोग डिस्क कट करते, सपोज ये मैं यहाँ पे कट लगा रहा हूँ, डिस्क डिस्क की सहायता से कट लगा रहा हूँ। तो जैसे ही आप डिस्क कट करने के टाइम पे बीच में हैक्सॉ ब्लेड या डिस्क अगर जब आप लगाते हैं, तो उस केस में क्या होगा, क्योंकि रेल के अंदर हाई कंप्रेसिव फोर्सेस हैं, तो वहां पे क्या होता है कि जैसे ही आप डिस्क लगाते हैं या ब्लेड लगाते हैं हैक्सॉ ब्लेड का, वो ब्लेड को या डिस्क को होल्ड कर लेता है। तो आपको रेल काटने जमेगा नहीं, क्योंकि जैसे आप कट करने जाओगे वो उसको होल्ड कर लेता है। तो दैट इज द रीजन हम यहाँ पर हमें गैस कटिंग इक्विपमेंट में क्या होता है, हम फ्लेम अप्लाई करते हैं तो दूर से उसको कट कर देते हैं। तो गैस कटिंग इक्विपमेंट हमें यहाँ पे जरूरी हो जाता है। ठीक है, तो इसके लिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि इन केस ऑफ बकलिंग, रेल कटिंग मशीन और अब्रेसिव रेल कटर कैनॉट कट द रेल ड्यू टू high compressive stresses in rail. Therefore, in absence of gas cutting equipment, restoration after buckling will not only be difficult but also time consuming. तो अगर हमारे पास गैस कटिंग इक्विपमेंट नहीं होगा, तो उस केस में रेस्टोरेशन करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा और साथ ही साथ में बहुत ज्यादा समय उसमें वेस्ट हो जाएगा। इसके लिए कहा जा रहा है कि ईच एंड एवरी एसएससीपीवे इंचार्ज, उसे क्या इंश्योर करना है, दैट ही इज हैविंग अ गैस कटिंग इक्विपमेंट विथ हिम, एंड दैट टू कैसा होना चाहिए, इट शुड बी रेडिली अवेलेबल इन वर्किंग कंडीशन, वर्किंग कंडीशन में वो होना चाहिए। और इसके अलावा क्या है देख लेते हैं हम लोग। हमारा जो सेक्शन का स्ट्रेस फ्री टेम्परेचर है, ईच एंड एवरी पीडब्ल्यूआई शुड नो, इंचार्ज पीडब्ल्यूआई हो, जो सेक्शनल पीडब्ल्यूआई हो, उसे पता होना चाहिए कि मेरे सेक्शन का स्ट्रेस फ्री टेम्परेचर क्या है। इसके लिए क्या कहा जा रहा है कि डी-स्ट्रेसिंग टेम्परेचर, आमतौर पे जो हमको जो है एलडब्ल्यूआर, अगर आप आईआरपीडब्ल्यू में देखेंगे तो एलडब्ल्यूआर का जो चैप्टर है उसके अंदर जगह जगह पे डी-स्ट्रेसिंग टेम्परेचर टीडी के बारे में बात हुई है। तो उस टीडी के आधार पे हमने टेम्परेचर जो है काम करना होता है कि टीडी प्लस 10 टू टीडी माइनस 30 रेगुलर मेंटेनेंस एक्टिविटी, टीडी प्लस 10 के ऊपर जब टेम्परेचर चला गया तो वर्क को रोक देना होता है। अप टू टीडी प्लस 25 तक जो है आपको कॉशियस रहना है, विजिलेंट रहना है। टीडी प्लस 25 के ऊपर हॉट वेदर पेट्रोलिंग, इसी तरह जैसे नीचे के रेंज में कोल्ड वेदर पेट्रोलिंग टीडी माइनस 30, ये आपको मैंने वीडियो पहले भी ऑलरेडी मैंने शेयर किया है, आपको मैं यहाँ पे लिंक में दे देता हूँ, तो आप उस वीडियो को देख लेंगे तो आपको इसके बारे में पता चल जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि ये तो मैनुअल कहता है कि टीडी के आधार पर मेंटेनेंस करो, लेकिन प्रैक्टिकली क्या प्रॉब्लम है, प्रैक्टिकली बिहेवियर ऑफ एलडब्ल्यूआर इज गवर्न्ड बाय स्ट्रेस फ्री टेम्परेचर टी नॉट। टी नॉट जो है उसके बेसिस पे एलडब्ल्यूआर का बिहेवियर होता है। तो इनिशियल के टाइम पे शुरुआत में क्या होता है, शुरुआत में जब आपका एलडब्ल्यूआर डिस्टर्ब नहीं, एलडब्ल्यूआर हैज नॉट बी डिस्टर्ब, टीडी एंड टी नॉट रिमेन ऑलमोस्ट सेम। यानी जब शुरुआत में जब आप नया नया एलडब्ल्यूआर डालते हो या फ्रेश डिस्ट्रेसिंग करते हैं, तो उस वक्त टीडी और टी नॉट ऑलमोस्ट सेम होता है। लेकिन ये जो स्ट्रेस फ्री कंडीशन होती है एलडब्ल्यूआर की, धीरे धीरे चेंज होती है। कब चेंज होती है, ड्यू टू इंसर्शन ऑफ एक्स्ट्रा रेल लेंथ ड्यूरिंग कैजुअल रिन्यूअल। अब रेल हम कब कब बदली करते हैं, तो उस वक्त जो है स्ट्रेस फ्री टेम्परेचर चेंज होता है। जैसे जब हमने कोई कैजुअल रिन्यूअल किया, रेल बदली किया, यूएसएफडी का डिफेक्ट था तब रेल बदली किया,
कोई ग्लूट जॉइंट चेंज किया, एसईजे चेंज किया, डीप स्क्रीनिंग हमने की, हमने टीआरआर किया, फिटिंग रिन्यूअल किया, या कहीं रेल फ्रैक्चर हो गया था तब वहां पे रेल या वेल्ड जो है वहां पे आपने रेल बदली किया, या वेल्ड फेलियर हुआ था तो उस वक्त आपने वेल्डिंग किया। इन सारी कंडीशंस में दोस्तों क्या होता है, इन सारी कंडीशंस में क्या हो जाता है, एक्स्ट्रा मेटल इंड्यूस हो जाता है। क्या हो जाता है, एक्स्ट्रा मेटल इंड्यूस हो जाता है। तो उसकी वजह से क्या होता है, स्ट्रेस फ्री टेम्परेचर टी नॉट चेंज हो जाता है। टी नॉट कहाँ चला जाता है, ये लोअर रेंज में चला जाता है। इन केस टी नॉट बिकम्स लेस देन टी डी, इट मे नॉट बी सेफ इवन when maintenance operations are being done within specified range of temperature given in IRPWM in terms of TD। IRPWM का जो रेंज है मैंने आपको बता दिया, वीडियो ऑलरेडी मैंने पहले बना चुका हूं, लेकिन फिर भी आपके लिए यहाँ पे मैं स्क्रीन पर एक बार जरा इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, एलैबोरेट कर देता हूँ कि अगर किसी ने नहीं देखी होगी वो वीडियो तो थोड़ा सा आइडिया मिल जाए। सपोज ये मेरा थर्मोमीटर है, इसके अंदर कुछ मैं कलर कोडिंग कर देता हूँ। ये मेरा जो है सॉरी ग्रीन जोन है, अपर लिमिट इसकी TD + 10, लोअर लिमिट TD - 30, फिर इसके ऊपर अप टू TD + 25, फिर उसके ऊपर जो है आपका हॉट वेदर पेट्रोलिंग का। इसी तरीके से नीचे की तरफ हम लोग जाएंगे तो कोल्ड वेदर में भी इसको मैं ब्लू कलर से शो कर देता हूँ, डिस्टिंग्विश करने के लिए, ओनली नथिंग एल्स। तो यहाँ पे मैं जरा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये जो है लोअर लिमिट हो गई TD - 30, ये हो गया TD + 10, ये हो गया TD + 25। ये हमारा जो एक वीडियो है उसमें आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये जो रेंज है, तो यहाँ पे ये क्या कह रहा है कि आमतौर पे जो मैनुअल हमें मेंटेनेंस के लिए कह रहा है, तो इस रेंज के हिसाब से कह रहा है कि TD + 10 से TD - 30 के बीच में काम करो। लेकिन यहाँ पे अगर हमने रेलें बदली की, बहुत सारे रीजंस हमने अभी देखे, डिफेक्टिव रेल, ग्लूट जॉइंट, एसईजे, डीप स्क्रीनिंग किया, टीआरआर किया, कैजुअल रिन्यूअल ऑफ रेल किया, रेल फ्रैक्चर हुआ, वेल्ड फ्रैक्चर हुआ, तब रेलें बदली हुई, तो एक्स्ट्रा मेटल इंड्यूस होते चला जाता है। तब क्या होता है कि हमारा स्ट्रेस फ्री टेम्परेचर टी नॉट, ये आप अभी यहाँ पे देखिए, इसको मैं क्लियर करता हूँ। तो जब हमारा स्ट्रेस फ्री टेम्परेचर उससे नीचे चला जाता है, किससे, TD से, तब प्रॉब्लम होती है। Therefore, it is necessary that each SSCPV must know the stress-free temperature of his LWR and various maintenance operation must be done with reference to T नॉट। ऐसे केसेस में जब आपकी बहुत सारी मेंटेनेंस एक्टिविटी, बहुत सारी रेलें बदली गई है, तो आपका T नॉट जो है लोअर रेंज में चला जाता है, तब आपको T नॉट के बेसिस पे मेंटेनेंस करना है इंस्टेड ऑफ TD। इस चीज को जरा हमने ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं बलास्ट के बारे में। ट्रेनिंग आउट ऑफ बलास्ट बिफोर डिप्लॉयमेंट ऑफ ट्रैक मशीन। अगर हमारे सेक्शन में किसी भी तरीके की ट्रैक मशीन की काम करना है, कोई काम ट्रैक मशीन से हमें कराना है, तो हमें ये चीज इंश्योर करना है कि उसके पहले हमने क्या करना है, बलास्ट को ट्रेन आउट करना है, यानी कि उसका अरेंजमेंट पहले से करना है। तो यहाँ वही कहा जा रहा है, बिफोर टेकिंग अप वेरियस ट्रैक एक्टिविटीज सच एज टैंपिंग का चाहे काम हो, लिफ्टिंग का काम हो, डीप स्क्रीनिंग का काम हो, शोल्डर स्क्रीनिंग का काम हो, हमने क्या इंश्योर करना है, सफिशिएंट बलास्ट मस्ट बी ट्रेन्ड आउट इन एडवांस, यानी कि मशीन को डिप्लॉय करने के पहले सेक्शन में बलास्ट अरेंज करके रखना है। क्यों, टू टेक केयर ऑफ कंजम्पशन और लॉस ऑफ बलास्ट इन लिफ्टिंग। लिफ्टिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा, जब आपका ट्रैक ऊपर जाएगा तो बलास्ट की डेफिशिएंसी हो जाएगी, तो अगर सरप्लस बलास्ट होगा तो वो कंजम्पशन को, जो लॉस को है वो बैलेंस कर लेगा। इसी तरीके से अट्रीशन और कंसोलिडेशन, कंसोलिडेशन के टाइम पे जो है ट्रैक धीरे धीरे बैठता है, तब बलास्ट आपकी नीचे सेटल होती है, वो केस हो गया। इसी तरीके से कहीं सैग वगैरह है, उसको एलिमिनेट करना है, अनइवननेस वगैरह है, क्रॉस लेवल है। और साथ ही साथ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉस ऑफ बलास्ट इन स्क्रीनिंग। जब डीप स्क्रीनिंग खास करके BCM वगैरह से या FRM से हम लोग करते हैं, जब हम स्क्रीनिंग करते हैं तो स्क्रीनिंग करने के टाइम पे क्या हो जाता है, काफी पार्ट के एकदम बलास्ट का जो है सॉइल के फॉर्म में ट्रैक से हम निकाल देते हैं। तो जितना वॉल्यूम वो सॉइल निकलेगा, जितना वो मक निकलेगा, उतनी आपकी बलास्ट डेफिशिएंट हो जाती है। तो ये सारी की सारी चीजें जो है शॉर्टेज ऑफ बलास्ट हो जाती है। तो इसको क्या करना है, जब भी कोई ट्रैक मशीन को डिप्लॉय करेंगे उसके पहले हमने असेस करना है कि कितनी बलास्ट हमारी अब जो है लॉस हो सकती है, तो हमें कितनी बलास्ट डिप्लॉय करनी है, तो पहले ही से उसको ट्रेन आउट करना है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसके बाद नेक्स्ट क्या है प्रिवेंटिव मेजर्स में, डी स्ट्रेसिंग ऑफ LWR।
ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। LWR को हमारे डिस्ट्रेस करने की आवश्यकता होती है। हमारा जो LWR है उसको डिस्ट्रेस करने की जरूरत महसूस होती है। तो कब करना है इसको डिस्ट्रेस? तो क्या कहता है मैनुअल LWR के बारे में? डिस्ट्रेसिंग ऑफ मैनुअल मस्ट बी कैरिड आउट बेस्ड ऑन द बिहेवियर ऑफ LWR। LWR की बिहेवियर के हिसाब से डिस्ट्रेसिंग करना है। अब कब करना है? तो उसके लिए देखो दो चीज वो कह रहा है। एक तो जहां पे ये जो डिस्ट्रेसिंग के बारे में यहाँ पे एबनॉर्मल बिहेवियर की यहाँ पे बात हो रही है, इसको मैं भी डिस्कस करूंगा। एक तो इसकी बात हो रही है, इसके अलावा भी बहुत सारे पैचेस है जहां पर भी कोई जो स्ट्रेचेस LWR के रिन्यूअल हुए, जहाँ TFR हुआ है, डीप स्किनिंग, लिफ्टिंग, ये सारे के सारे हिस्से में है जहां पर भी स्पेशल मेंटेनेंस एक्टिविटी हुई है, वहां पर एक तो डिस्ट्रेसिंग करना। उसके अलावा LWR जहां पर एबनॉर्मली बिहेव करता है, तो एबनॉर्मल बिहेवियर पैरा 347 यहाँ पे आपके सामने है। पैरा 347 के हिसाब से व्हाट इज पैरा 347 ऑफ IRPWM? देखो इसमें क्या है, पहला तो है एबनॉर्मल बिहेवियर ऑफ LWR कैन बी इन्फर्ड बाय ऑब्जर्विंग वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग। क्या है पहला? व्हेन द गैप ऑब्जर्व्ड एट SEJ में जो गैप है वो डिफर्स बियॉन्ड लिमिट स्पेसिफाइड इन एनेक्स्चर 3/9। एनेक्स्चर 3/9 अगर आप मैनुअल ओपन करके देखेंगे तो उसके अंदर अलग अलग जोन के हिसाब से पर्टिकुलर टेम्परेचर पे SEJ में कितना गैप होना चाहिए वो एक रेंज दिया हुआ है, लोअर से हायर लिमिट, वो रेंज के अंदर। तो अगर आपके SEJ के अंदर वो जो गैप है उसको कंफर्म नहीं कर रहा है तब उसे एक तो कहा जाएगा कि वो एबनॉर्मली बिहेव कर रहा है। दूसरा पॉइंट देख लेते हैं, exceeds the maximum design gap of SEJ। अब जितनी भी टाइप की SEJ हमारे पास है, ऑर्डिनरी SEJ हो, इम्प्रूव्ड SEJ हो, मॉडिफाइड SEJ हो, तो जो भी मैन्युफैक्चरर उसे मैन्युफैक्चर करता है तो मैक्सिमम डिजाइन गैप जो है SEJ का हमको बताता है कि उसकी मैक्सिमम डिजाइन गैप क्या है। तो अगर हमारी SEJ मैक्सिमम डिजाइन गैप से ज्यादा उसके अंदर गैप आ रहा है, ये कब आएगा गैप? विंटर सीजन में आएगा, ठंडी के मौसम में आएगा। तो वो हिस्से में हमको पता चल जाएगा कि यहाँ पर डिस्ट्रेसिंग करने की आवश्यकता है, क्योंकि अगर ये एबनॉर्मली बिहेव कर रहा है तो गर्मी में हमको तकलीफ देने वाला है। इसी तरीके से व्हेन टिप ऑफ टंगरेल और कॉर्नर ऑफ स्टॉकरेल क्रॉसेस द रेफरेंस लाइन। इसको जरा मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि ये क्या है। इसके बाद वाला पॉइंट पहले मैं ले लेता हूँ, ये वाला। In case of excessive creep of more than 20 mm in central portion of LWR is noticed। आपको पता है अच्छी तरह से LWR का जो बीच का हिस्सा होता है जिसको हम नॉन ब्रीदिंग लेंथ कहते हैं, उसी को मैनुअल में जगह जगह पर कई बार सेंट्रल पोर्शन भी कहा जा रहा है। तो आम तौर पे वहां पर कोई मूवमेंट होना नहीं चाहिए। थ्योरेटिकली मूवमेंट किधर होना है? ब्रीदिंग लेंथ में होना है, नॉन ब्रीदिंग लेंथ में होना नहीं चाहिए। लेकिन अगर वहां पर आपको मैनुअल कह रहा है इन केस एक्सेसिव क्रीप ऑफ मोर देन 20 mm, नॉन ब्रीदिंग लेंथ में अगर 20 mm से ज्यादा क्रीप आता है तो हमें डिस्ट्रेसिंग करने की जरूरत होगी। अब मैं जरा आपको जो है पॉइंट नंबर 3 जो है ये एक्सप्लेन कर देता हूँ, ये वाला पॉइंट। इसके बारे में एबनॉर्मल बिहेवियर के बारे में क्या कहता है मैनुअल। देखिए दोस्तों, ये जो पॉइंट मैंने यहाँ पे जो हाईलाइटेड है, व्हेन टिप ऑफ टंग रेल और कॉर्नर ऑफ स्टॉक रेल क्रॉसेस द रेफरेंस लाइन, इसके लिए मैंने यहाँ पे एक डायग्राम बनाया है। तो आम तौर पे हमारा जिस तरफ भी LWR होगा, सपोज इस तरफ मेरा LWR है, मैं लिख देता हूँ LWR साइड, ठीक है। तो अगर LWR साइड है तो हमारा जो मेजरमेंट, हमारा जब गैप हम लोग मेजर करते हैं तो हम लोग रेफरेंस लाइन से करते हैं, आप सभी को पता होगा। यहाँ पे इस केस के अंदर टंगरेल के टिप से लेके रेफरेंस के बीच में, टंगरेल से टिप के बीच में, रेफरेंस के बीच में ये जो गैप आता है ये हम लोग मेजर करते हैं। ये हम लोग जो है SEJ में ये गैप को हम लोग मेजर करते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है, व्हेन टिप ऑफ टंगरेल, अगर इस तरफ LWR साइड है, अगर टिप ऑफ टंगरेल क्रॉस कर देता है रेफरेंस लाइन, इसको हम लोग जरा पीछे की तरफ लेके देखते हैं। मैं जरा इसको एक्सप्लेन करता हूँ कि देखिए कैसा। सपोज ये मेरी टंगरेल की टिप जो यहाँ से मुझे मापना था, अब ये क्रॉस कर गई, रेफरेंस लाइन के आगे बढ़ गई। अब क्या हो गया, मुझे मापना था रेफरेंस लाइन और टंगरेल की टिप में, लेकिन इट हैज क्रॉस्ड इट। अब आप देखें ये डोरी के आगे चले गई, ये जो लाइन थी लाइन के आगे टंगरेल क्रॉस कर गई। इसी तरीके से अगर सपोज स्टॉकरेल का कॉर्नर होता, स्टॉकरेल का कॉर्नर क्रॉस कर जाए, तब भी हम क्या कहते हैं कि LWR एबनॉर्मली बिहेव कर रहा है। तो ऐसे केसेस में भी डिस्ट्रेसिंग हमें करना पड़ता है। IRPW का पैरा 347 ही मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया अभी। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, पीवे फिटिंग्स के बारे में।
पीवे फिटिंग्स हमारी पूरी की पूरी होनी चाहिए। आपने मेरी एलडब्ल्यूआर की पहले की भी वीडियोस देखी होगी तो उसके अंदर मैंने आपको बार बार एम्फसाइज किया है कि अवेलेबिलिटी ऑफ फुल कंपोनेंट्स ऑफ इफेक्टिव फास्टनिंग इज वेरी मच मस्ट। क्यों? क्योंकि जितने आपके इफेक्टिव फास्टिंग्स आपके पूरे होने चाहिए और मिसिंग नहीं होनी चाहिए और इफेक्टिव होने चाहिए। क्यों होने चाहिए? क्योंकि यही जो है आपका ट्रैक रेजिस्टेंस जो है इंक्रीज करता है। इसके अलावा कोई और चीज हमारे पास नहीं है। आप कितनी भी नई रेल और नए स्लीपर बिछा दीजिए, अगर आपकी फास्टिंग काम नहीं कर रही तो इट इज ऑफ नो यूज, ट्रैक रेजिस्टेंस आपका कम होता है। तो इसके लिए हमने क्या करना, पीवे की फिटिंग्स को इंश्योर करना कि सारी की सारी फिटिंग्स हो। रिकूपमेंट ऑफ मिसिंग फिटिंग्स, जहां पर भी मिसिंग फिटिंग है उसको रिकूप किया जाए, जल्द से जल्द किया जाए। कब? बिफोर ऑनसेट ऑफ समर, गर्मी के पहले ही पहले। सिमिलरली जो भी स्लीपर्स है, स्लीपर्स विच आर हैविंग ग्रूव्स, जिसके अंदर नॉचिंग हो गई है, खांचे पड़ गए हैं रेल सीट पर, उस वजह से क्या होता है, टो लोड का लॉस होता है। आपने पार्ट 1 की वीडियो अगर देखी होगी तो उसके अंदर मैंने टो लोड में लॉस कैसे होता है एक्सप्लेन किया है। तो ये सारी की सारी जो स्लीपर हैं जिसके अंदर खांचे पड़ गए हैं, नॉचिंग हो गई है, उनको बदली करना, इनइफेक्टिव फिटिंग्स को बदली करना है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। रिकूपमेंट एंड ड्रेसिंग और बॉक्सिंग ऑफ बलास्ट। इसके अंदर देखिए कि बलास्ट के लिए भी बहुत एम्फसाइज किया जा रहा है कि बलास्ट आपकी रिकूप की जाए। क्या कहा जा रहा है? एंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ एडिक्वेट बलास्ट इन ट्रैक। जितनी रिक्वायरमेंट है बट एलडब्ल्यूआर के प्रोफाइल के हिसाब से उतनी बलास्ट एंश्योर करना है एज पर मैनुअल प्रोविजन। क्यों? और खास करके कुछ लोकेशंस बताइए, वहां पे ध्यान देना है। स्पेशल केयर टू बी गिवन फॉर ब्रिज अप्रोचेस। ब्रिज के जो अप्रोचेस होते हैं, ब्रिज जनरली जो है बलास्टलेस ट्रैक जो होता है तो उसके अप्रोच पे, क्योंकि वहां पे ट्रैक स्ट्रक्चर हमारा चेंज हो जाता है, जहां पर भी ट्रैक स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है वहां पर ट्रैक में गड़बड़ी की चांसेस ज्यादा है। तो ब्रिज जो है आपके अगर बलास्टलेस ट्रैक है तो ब्रिज अप्रोच पे हमको ध्यान देना है। इसी तरीके से एससीजे है, एलडब्ल्यूआर की ब्रीदिंग लेंथ है, ब्रीदिंग लेंथ में क्योंकि मूवमेंट फ्रिक्वेंटली होता है वहां पे ध्यान देना है। अप्रोचेस ऑफ लेवल क्रॉसिंग, क्योंकि लेवल क्रॉसिंग में भी ट्रैक स्ट्रक्चर आप देखेंगे तो चेंज हो जाता है। भले हमारी स्लीपर है वगैरह तो होती है लेकिन वहां बलास्ट डाल नहीं पाते हैं, वहां पे आप जो है पाथवे क्रिएट कर देते हो, है कि नहीं, रोड व्हीकल्स के लिए। तो वहां पर भी अप्रोच आपको वहां पे ध्यान देना है। सिमिलरली पॉइंट्स एंड क्रॉसिंग और उसके अप्रोचेस, आउटर साइड ऑफ कर्व, क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस ज्यादा आते हैं तो वहां पे जो है बलास्ट का प्रोफाइल आपने देखा होगा कि शोल्डर विड्थ बढ़ जाती है। इसी तरीके से ट्रेस पासिंग लोकेशन, ये सारी की सारी जगह पे इंश्योर करना है कि बलास्ट भरपूर मात्रा में यहाँ डिफिशियंसी ना हो। इन लोकेशंस पे खास ध्यान देना है। हमारा जो भी स्टाफ काम करता है समर सीजन में उसे इन जगहों पे ध्यान देना है। और दूसरी बात क्या है? sufficient quantity of ballast shall be trained out to provide full ballast section। हमारे पास भरपूर बलास्ट होनी चाहिए, ट्रेन आउट करके रखना है वेल इन एडवांस। ठीक है? कब? बिफोर टेकिंग अप वेरियस ऑपरेशन सच एज, अगर आप कोई काम कर रहे हैं, टैंपिंग का काम कर रहे हैं, लिफ्टिंग का काम कर रहे हैं, शैलो स्क्रीनिंग का काम कर रहे हैं, शोल्डर स्क्रीनिंग का काम कर रहे हैं, डीप स्क्रीनिंग का काम कर रहे हैं, टीएसआर का काम कर रहे हैं, जहां पर भी बलास्ट की डेफिशिएंसी होगी, लॉसेस इन बलास्ट होगा, इन जगह पे वेल इन एडवांस हमें अरेंजमेंट करके रखना होगा। नेक्स्ट है हमारे सेस के बारे में। सेस को भी जो है मेकअप, लो सेस से हमें बचना है। हमारे जो ट्रैक में जो है सेस हमारा लो नहीं होना चाहिए। यहाँ जरा मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पे बता, सपोज ये मेरी स्लीपर हो गई है और ये हमारी बलास्ट को मैं व्हाइट कलर से यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ कि हमारा बलास्ट का प्रोफाइल इस तरीके से होना है। लेकिन जैसे मैंने ट्रैक में कोई लिफ्टिंग किया या कोई ऐसा हमने काम किया, तब क्या हो जाता है, ट्रैक जब हमारा ऊपर जाता है तो हमारी जो सेस लेवल होती है, पहले मैं सेस मार्क कर देता हूँ। सेस मान के चलो कि मेरी एग्जिस्टिंग सेस यहाँ पे थी, एग्जिस्टिंग सेस जो है मेरी तो यहाँ पे थी। ये सेस किसको बोलते हैं, इसको जरा देख लेते हैं। ये जो पोर्शन को हम लोग सेस बोलते हैं, ठीक है ना। टो ऑफ बलास्ट से फॉर्मेशन का जो कॉर्नर रहता है, टॉप ऑफ फॉर्मेशन, ये हिस्से को हम सेस बोलते हैं। तो ये यहाँ पे मेरा पहले था। अब मैंने क्या किया, ट्रैक पे कुछ रिन्यूअल का काम किया मैंने, मेरा ट्रैक का लिफ्टिंग किया। सपोज जब मैंने ट्रैक का लिफ्टिंग किया तो स्लीपर अब जो है ये यहाँ थोड़ा ऊपर आ गई। अब जितना स्लीपर ऊपर आएगी तो अकॉर्डिंगली जो है मैं बलास्ट का जो भी मेरा प्रोफाइल होगा इसको भी मुझे जरा ऊपर लेना, ये अकॉर्डिंगली ऑटोमेटिकली ऊपर आएगी। अब आप क्या हो जाएगा, आपकी सेस तो नीचे रह गई। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि आपका जब ट्रैक लिफ्ट हुआ तो वहां पे बलास्ट की आपको डेफिशिएंसी होगी, बलास्ट बार बार रोल आउट होके वो नीचे की तरफ चली जाएगी, बलास्ट जो है रोल आउट होके नीचे चली जाएगी। तो मेकिंग अप ऑफ सेस में क्या हो जाएगा,
आपको अपनी सेस को ऊपर लेना है अकॉर्डिंगली। आपकी जो सेस जो नीचे चले गई थी, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप फिलिंग वगैरह करके सेस को क्या करेंगे, लो सेस को ऊपर लाएंगे, सो दैट बलास रोल आउट होके हमारा बलास की लॉस ना हो जाए। आगे बढ़ते हैं। जो भी हमारा स्टाफ काम करता है एलडब्ल्यूआर सेक्शन में, हमारा जो भी स्टाफ एलडब्ल्यूआर सेक्शन में काम करता है, मेट हो, कीमैन हो, पीडब्ल्यूएस हो, परमानेंट सुपरवाइजर वगैरह, तो उनको जो है एलडब्ल्यूआर के डूज एंड डोंट्स पता होने चाहिए। डूज एंड डोंट्स उसको अच्छी तरह से पता होनी चाहिए। तो उसके अंदर सबसे पहले तो कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट की बात है, कि जो भी एलडब्ल्यूआर में काम करे, दे शुड बी कॉम्पिटेंट इनफ टू वर्क इन एलडब्ल्यूआर। उसके लिए उसके पास कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट होनी चाहिए। डिविजनल ट्रेनिंग सेंटर जो है इसे इशू करता है, अगर पीडब्ल्यूआई है तो उसको जोनल ट्रेनिंग सेंटर जो है इशू करता है अब कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट। ठीक है, तो इसमें काम के दौरान क्या ध्यान देना है, adhere strictly to the temperature ranges specified for working or maintenance operation of LWR। हमारे LWR में जो भी टेम्परेचर रेंज के हिसाब से मैनुअल समय समय पर बताता है कि कौन सी एक्टिविटी में क्या टेम्परेचर रेंज होना चाहिए, तब काम कर सकते हैं, उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। यानी कि जो आपके पास रेल थर्मोमीटर या बड़े काम की चीज है, तो बिल्कुल ऐसा ही है कि जैसे घड़ी होती है, घड़ी के हिसाब से हम अपनी लाइफ में हर काम करते हैं, कौन से टाइम पे क्या काम करना है, कब ड्यूटी पे आना है, कब जाना है, वैसे एलडब्ल्यूआर में भी किस टाइम पे क्या काम करना है, ये आपका जो रेल थर्मोमीटर इट एक्ट्स एज अ क्लॉक फॉर पीवी स्टाफ। ठीक है, नेक्स्ट, अवॉइड एक्सेसिव लिफ्टिंग एंड स्लोइंग ऑफ ट्रैक ड्यूरिंग टैंपिंग, मेंटेनेंस और रिन्यूअल। ट्रैक में एक्सेसिव लिफ्टिंग नहीं करना है, समर सीजन में ट्रैक को ज्यादा स्लीव नहीं करना है, या कोई भी टैंपिंग या मेंटेनेंस एक्टिविटी में जो आपको मैनुअल में जो नॉर्म्स दिए हैं उसको स्ट्रिक्टली अधेयर करना है। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं। कीप क्लोज वॉच ऑन मिस अलाइनमेंट एंड किंग्स इन एलडब्ल्यूआर ट्रैक एंड रिपोर्ट सेम टू हायर ऑफिशियल्स। जहां पर भी कहीं मिस अलाइनमेंट या किंग वगैरह फॉर्म हो रहा है एलडब्ल्यूआर में, तो उसके ऊपर कड़ी नजर रखनी है, और सेम इसके बारे में आपके हायर ऑफिशियल जो भी आपके अधिकारी होंगे उनको उससे आगाह करना चाहिए कि ऐसी ऐसी जगह पे मिस अलाइनमेंट या हमें किंग दिखाई दे रहा है। ठीक है, साथ ही साथ ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, एंश्योर प्रॉपर फ्रैक्चर रिपेयर। मैंने आपको लास्ट वीडियो में पार्ट 1 में इसके बारे में एक्सप्लेन किया, आप वहां से देख सकते हैं। एंश्योर प्रॉपर फ्रैक्चर रिपेयर बाय यूजिंग रेल टेंसर। रेल टेंसर का यूज करना चाहिए फ्रैक्चर रिपेयर के टाइम पे। कब? व्हेन रेल टेम्परेचर इज लेस देन टीडी, जब टेम्परेचर आपके रेल का टीडी से कम है। क्यों? यहाँ पे मेन जो है, यहाँ पे मेन जो चीज है वो है आपका मेटल इक्विलिब्रियम को मेंटेन करना। वी नीड टू मेंटेन मेटल इक्विलिब्रियम। मेटल इक्विलिब्रियम हैज टू बी मेंटेन इन एलडब्ल्यूआर। मेटल इक्विलिब्रियम आपको मेंटेन करना है, यानी कि जब भी रेल रिप्लेसमेंट, रेल फ्रैक्चर वगैरह होता है, अगर आप रेल टेंसर को यूज करेंगे तो एक्स्ट्रा मेटल इंड्यूस नहीं होगा। जब एक्स्ट्रा मेटल इंड्यूस नहीं होगा तो स्ट्रेस फ्री टेम्परेचर जो है नीचे की तरफ नहीं जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए ये इस वीडियो में इतना ही काफी है। नेक्स्ट जो इसके बाद में आगे के पार्ट्स आएंगे उसमें हम आगे का डिस्कस करेंगे।